तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हारी है? 1977 में। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहले कौन है? मोरारजी देसाई। पहले वो भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस वो छोड़ देते हैं। ठीक है, 3 नेता यहाँ पर प्रमुख नेता थे। जनता पार्टी की सरकार में 3 प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? अंडरलाइन करके नाम लिख लेना अच्छे से। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। इन तीनों जनों के बीच में प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी थी। इन तीनों जन कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। ये है जगजीवन राम, ये है जगजीवन राम। ठीक है, और आपने अगर चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा हो तो चौधरी चरण सिंह को भी दिखा। ये रहे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी है। ठीक है, और मोरारजी देसाई को नहीं जानते हो तो मोरारजी देसाई को भी दिखा देता हूं। ये रहे मोरारजी देसाई। ठीक है, तो याद रखना, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को। ये अब हम चल रहे हैं आज की क्लास में समझने आपातकाल के बाद की राजनीति को, कि आपातकाल के बाद जब आपातकाल समाप्त हुआ 18 महीने का, और जब उसके बाद चुनाव हुए तो उन चुनाव में क्या हुआ, उन चुनाव में क्या हुआ। अब हम चल रहे हैं उस राजनीति को समझने, हम चल रहे हैं वहां से अब राजनीति को समझने। ठीक है, याद रखना, आपातकाल कितने महीने का था? 18 महीने का। लागू कब हुआ है? 25 जून 1975 रात को 11 बजे। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखना ये बातें, ये 1 नंबर के प्रश्न है। और अनुच्छेद कौन सा लगा है? 352। अंदरूनी गड़बड़ी के आधार पर लगाया गया था आपातकाल। ये याद रखने हैं शब्द, ये याद रखने टर्म्स, नहीं भूल जाओ, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पेपर में आएंगी। और इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी ज्यादा बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी ज्यादा बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे इसी बुक से बनेंगे। 1 नंबर के पॉलिटिकल साइंस में जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें से, फिर उसमें से, इसमें से 10 नंबर का होगा तो उसमें से 7 या 8 नंबर का होगा। ऐसे रेशियो ऐसी रहेगा, कम रहेगा वहां से 1 नंबर का, यहां से 1 नंबर का ज्यादा, क्योंकि यहां पर क्विज क्वेश्चन ज्यादा है। समझ में आई बात? तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपातकाल के बाद की राजनीति को समझने की। आप सब जानते हैं कि विपक्ष एकजुट हो चुका था, विपक्ष एकजुट था। विपक्ष की एकजुटता के कारण ही इंदिरा गांधी इतनी भयभीत हुई कि उन्होंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल जैसा कदम उठाया। इससे आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो अब आते हैं आगे की बातों पर। आगे क्या होता है सुनते हैं और समझते हैं। जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ और लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुई, वैसे ही आपातकाल का सबसे जरूरी और कीमती सबक राज्य व्यवस्था ने सीख लिया। 1977 कब हुए आपातकाल के बाद चुनाव? 1977 के चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभवों के बारे में जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में तो खास तौर पर, क्योंकि यहां आपातकाल का असर सबसे ज्यादा महसूस किया गया था। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा। जनादेश निर्णायक तौर पर आपातकाल के विरुद्ध था। सबक एकदम साफ था और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी स्थिति यही रही। जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदान के रूप में उसने भारी दंड दिया। इस अर्थ में देखें तो 1975 से 1977 के अनुभवों की एक परिणति भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को पुख्ता बनाने में हुई। तो विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा और उत्तर भारत, देखो उत्तर भारत पे आपातकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। उत्तर भारत, ये है आपका उत्तर भारत, ठीक है, ये है आपका उत्तर भारत।
और उत्तर भारत पर आपातकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ा। क्यों? क्योंकि दिल्ली यहां से सबसे नजदीक थी और यहां पर जो भी आदेश जारी होता था उसका बहुत ही तत्परता से उन आदेशों को लागू किया जाता था, जिस कारण से दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, दिल्ली मतलब उत्तर भारत के क्षेत्रों में आपातकाल का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ा था। और उत्तर भारत की जनता ने ही जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इंदिरा गांधी को यह सबक सिखा दिया कि अगर आप हमसे टकराएंगी ना तो आपको हम मटिया मेट करने का दम रखते हैं। तो जब 1977 में चुनाव हुआ और विपक्ष की एकता के साथ जिन जिन दलों ने आपातकाल के दौरान सरकार का सहयोग किया था, उन सभी दलों को जनता ने अपने मतदान से दंड दिया और उन्हें लोकतंत्र से बाहर का रास्ता दिखाया कि बेटा तुम लायक नहीं हो, तुम जब हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम हमारी नुमाइंदगी भी नहीं कर सकते। इस चीज को प्रमुखता से रखा गया और विपक्ष को मजबूत सरकार के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन समझने वाली बात तो यही है, विपक्ष को मौका मिला सरकार बनाने का, लेकिन विपक्ष के आपसी मतभेदों ने उस सरकार को लंबे समय तक चलने नहीं दिया। अभी जान लोगे आप खुद। लोकसभा के चुनाव 1977, इसके बारे में सुनना आपको। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 के जनवरी माह में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया। इसी के मुताबिक सभी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 के मार्च में चुनाव हुए। ऐसे में विपक्ष को चुनावी तैयारी का बड़ा कम समय मिला, लेकिन राजनीतिक बदलाव की गति बड़ी तेज थी। आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव के ऐन पहले इन पार्टियों ने एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। सभी विपक्षी पार्टियों ने जुटकर एक नया दल बनाया, उसका क्या नाम रखा? जनता पार्टी। क्या नाम रखा? जनता पार्टी। याद रखना। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। अंडरलाइन करना ये सारी चीजें। जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था और बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। ठीक, तो जनता पार्टी, प्रमुख रूप से जनता पार्टी इस पूरे विपक्ष का चेहरा बनकर जनता पार्टी उभरी और इसका नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी को इसका नेतृत्व करने का मौका दिया गया। देखो स्पष्ट था भाई, विपक्ष का जीतना तय था, क्योंकि जनता खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ थी। जनता खुद इंदिरा गांधी के खिलाफ थी, उनके अत्याचारों से भर आई थी। तो इसीलिए विपक्ष का जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी। विपक्ष जीता, लेकिन विपक्ष अपनी उस सरकार को सस्टेन नहीं कर पाया, चला नहीं पाया। सिर्फ 2 साल ही चला पाए वो अपनी सरकार। 2 साल कितनी बड़ी बात है। आप समझिए कि आपको सत्ता मिली और पूर्ण बहुमत की सत्ता मिली, फिर भी आप अपनी सरकार को सही ढंग से नहीं चला पाए। आपसी कलह के कारण कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री के चक्कर में आपने आपस में फूट डाली और आपने फिर से इस जनता को बता दिया कि आप में वो अभी काबिलियत नहीं है कि आप इस देश के शासन को चला सके। फिर जनता ने इंदिरा गांधी को ही मौका दिया। क्यों? क्योंकि आप में वो काबिलियत ही नहीं थी कि आप सरकार को चला सके। सुनना, अभी पता चल जाएगा आपको खुद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुनना,
1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई जातियों पर जोर दिया। हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। तो सच है भाई, क्योंकि जनता पूरी तरह से विरोध में थी कांग्रेस के। तो जनता पार्टी और इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाकर और स्पष्ट कर दिया कि आपको कहीं और वोट नहीं डालना। हमने अपने विरोधी दलों की एक पार्टी बना दी है, आपको वही वोट डालना है। तो अब गठबंधन का तो कोई सवाल ही नहीं था। सभी गठबंधन के नेताओं ने अपनी एक पार्टी बना दी और उसका नाम क्या रख दिया? जनता पार्टी। क्या रख दिया? जनता पार्टी। समझ रहे बात? तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फिर भी इनको सरकार बनाने का मौका मिला, फिर भी ये सरकार नहीं चला पाए। ये देखो 1977 के चुनाव का ये मानचित्र है। ये 1977 के चुनाव का मानचित्र है। पूरे ग्रीन क्षेत्र में कहीं भी आपको कांग्रेस नहीं दिखेगी, सब जगह जनता पार्टी है। ये देखो जनता पार्टी, भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस, सिर्फ पीला पीला जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। वाम दल लाल लाल है और अन्य है वो पर्पल कलर है। तो आप देखोगे कि पूरे उत्तर भारत में कहीं भी कांग्रेस नहीं जीती है, सिर्फ राजस्थान के एक क्षेत्र में जीती है बस। नहीं, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस कहीं भी नहीं जीती है, पर दक्षिण भारत में कांग्रेस जीती हुई है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में आपातकाल का उस प्रकार का प्रभाव नहीं था जिस प्रकार का प्रभाव उत्तर भारत में था। तो उत्तर भारत में आप देख लो, कहीं भी राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं जीती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहीं भी नहीं जीती है। ये दिखा रहा है। इनको इतना अपार बहुमत भी मिला, फिर भी ये सरकार नहीं चला पाए। सुनो, अभी पता चल जाएगा। लेकिन चुनाव के अंतिम नतीजों ने सबको चौंका दिया। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हार गई। तो याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार लोकसभा का चुनाव कब हारी है? 1977 में। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहले कौन है? मोरारजी देसाई। पहले वो भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस वो छोड़ देते हैं। ठीक है। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली थी। उसे 35% से भी कम वोट हासिल हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को लोकसभा की कुल 552 सीटों में से 330 सीटें मिली। देख लो कितना अपार बहुमत मिला। 303 सीटें मिली। खुद जनता पार्टी अकेले 295 सीटों पर जीत गई थी और उसे स्पष्ट बहुमत मिला था। उत्तर भारत में चुनावी माहौल कांग्रेस के एकदम खिलाफ था। कांग्रेस बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में एक भी सीट ना पा सकी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में उसे महज एक सीटें मिली। इंदिरा गांधी रायबरेली से और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। समझ में आ गई बात? कांग्रेस अपनी कहीं भी सीट नहीं बचा पाई उत्तर भारत में, एक भी सीट। इंदिरा गांधी और उनके बेटे की जो वो पुश्तैनी सीटें थी वो भी वो नहीं बचा पाए। तो अब आप देख लो आपातकाल का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जनता कितना आपातकाल के बाद कांग्रेस के खिलाफ थी और जनता ने जनता पार्टी को मौका भी दिया। जनता पार्टी के गठबंधन को कितनी 330 और सिर्फ जनता पार्टी को कितनी 295 सीटें, स्पष्ट बहुमत। फिर भी ये सरकार नहीं चला पाए। पूरे 5 साल। इसका मतलब क्या है कि इनके नेताओं में नेतृत्व की कमी थी। इनके अंदर सिर्फ इनके पास कोई क्या नहीं थी, पॉलिसीज नहीं थी, नीति नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक उद्देश्य था, लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा हटाओ।
लोकतंत्र बचाओ इंदिरा हटाओ का नारा, चलो जनता ने आपातकाल के कारण आपको ये मौका भी दे दिया, लेकिन आप देश को चला नहीं पाए, आप देश को चला नहीं पाए, ये भी सच है, ये भी सच है। आप देखो खुद, अभी सुनोगे आप खुद पता चलेगा आपको। बहरहाल अगर आप चुनावी नतीजों के नक्शे पर नजर दौड़ाएं तो पाएंगे कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो एक तरह से उसकी चुनावी विजय का चक्का बेरोक टोक चला था। इसके कई कारण रहे। पहली बात अंडरलाइन कर लो, प्रश्न आ सकता है कि उत्तर भारत में तो कांग्रेस हारी, परंतु दक्षिण भारत में उसके जीत का चक्का क्यों नहीं रुका? तो ये लिखना है, सुनना। पहला कारण, पहली बात तो यह थी कि आपातकाल का प्रभाव हर राज्य पर एक समान नहीं पड़ा था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी कराने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए थे। उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर जाने लगा था। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में राजनीति अपने चरम पर थी, अपने चरम पर थी। सब आप भी जानते हो कि उत्तर भारत से ही कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनना स्टार्ट हुआ था, वो भी बिहार से कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठनी प्रारंभ हुई थी, कहीं और से नहीं। बिहार वो एपिसेंटर था जहां से इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ सबसे पहले आवाज बुलंद, इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। जो गुजरात आंदोलन था, गुजरात के स्टूडेंट्स का आंदोलन था, वो अपनी गुजरात सरकार के खिलाफ था, ना कि इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन जयप्रकाश के आगमन के बाद ये बिहार का छात्र आंदोलन राष्ट्र आंदोलन में तब्दील हो गया था और इसीलिए इसी उत्तर भारत में ही सबसे ज्यादा आपको आपातकाल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यहीं के नेताओं को जबरन जेल में डाला गया था, यहीं के लोगों को सबसे ज्यादा, यहीं के लोगों की नसबंदी भी कराई गई थी। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा अनपढ़ जनता थी। ये भी है, आपको मैं बता देता हूं, यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या की ग्रोथ हो रही थी, तो इसीलिए संजय गांधी ने इन्हीं क्षेत्रों में जबरन नसबंदी करवाई थी। तो इधर की जनता आपातकाल से सबसे ज्यादा प्रभावित थी, आपातकाल के सबसे ज्यादा विरुद्ध थी। समझ में आई बात? इसीलिए इन क्षेत्रों में कहीं भी कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली, एक सीट। समझ में आई बात? लेकिन वहीं दक्षिण भारत में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। दक्षिण भारत की जनता ने उसी प्रकार से अपना प्यार कांग्रेस पे बनाए रखा, अपना प्यार कांग्रेस पर बनाए रखा और कांग्रेस को अपने क्षेत्रों में, देख लीजिए मैं मानचित्र आपको बता रहा, पूरी तरीके से जितवाया। तो ये बताता है कि उत्तर भारत में जिस प्रकार से आपातकाल का प्रभाव पड़ा था, उस प्रकार का प्रभाव दक्षिण भारत में नहीं पड़ा था और उसके कई कारण थे, जिनमें से मैंने आपको बहुत सारे कारण बता दिए। ठीक है, आगे सुनो। और मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आज हुए। इस अर्थ में देखें तो 1977 के चुनाव सिर्फ आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसके आगे की भी कुछ बातों का संकेत करते हैं। आगे सुनिएगा। जनता सरकार, ये जो सरकार बनी, ये क्या कर पाई? सुनना बहुत ध्यान से। अब जनता सरकार चुन तो गए, बन गई जनता पार्टी की, होता क्या है, जनता पार्टी क्या करती है देश के लिए? सुनना। 1977 के चुनाव के बाद बनी जनता पार्टी की सरकार में कोई खास तालमेल नहीं था। पहला ही शब्द आया, पहले सेंटेंस में ही ये शब्द आ गया कि जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उसमें कोई खास तालमेल नहीं था। उसके नेताओं में, प्रमुख नेताओं में, कोर टीम में कोई खास तालमेल नहीं था। वो अपनी तरफ खींच रहे थे तो वो अपनी तरफ खींच रहे थे। वो कह रहे थे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो वो कह रहे थे मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। सुनना भी ध्यान से।
तीन नेता यहां पर प्रमुख नेता थे। जनता पार्टी की सरकार में तीन प्रमुख नेता थे। कौन कौन थे? अंडरलाइन करके नाम लिख लेना अच्छे से। चुनाव के बाद नेताओं के बीच प्रधानमंत्री के पद के लिए होड़ मची। इस होड़ में मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम शामिल थे। इन तीनों जनों के बीच में प्रधानमंत्री के पद के दावेदारी थी। इन तीनों जन कौन कौन? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। ये है जगजीवन राम, ये है जगजीवन राम। ठीक है। और आपने अगर चौधरी चरण सिंह को नहीं देखा हो तो चौधरी चरण सिंह को भी दिखा। ये रहे चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी है। ठीक है। और मोरारजी देसाई को नहीं जानते हो तो मोरारजी देसाई को भी दिखा देता हूं। ये रहे मोरारजी देसाई। ठीक है। तो याद रखना, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को, ये इन तीनों के बीच में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी थी। प्रधानमंत्री पद की दावेदार ये तीनों थे और इन तीनों का जनता पार्टी में बहुत बड़ा कद था। इनके पीछे सांसदों की एक बहुत बड़ी लाइन थी। ठीक है। तो इन तीनों के बीच में प्रधानमंत्री के पद की होड़ में, प्रधानमंत्री के पद की होड़ में मोरारजी देसाई आगे निकल जाते हैं और वो पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री बनते हैं। सुनना, मोरारजी देसाई 1966-67 से ही इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी थे। चरण सिंह भारतीय लोक दल के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के किसान नेता थे। जगजीवन राम को कांग्रेसी सरकारों में मंत्री पद पर रहने का विशाल अनुभव था। बहरहाल मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, लेकिन इससे जनता पार्टी के भीतर सत्ता की खींचतान खत्म ना हुई। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ ही दिनों के लिए एकजुट रख सका। इस पार्टी के आलोचकों ने कहा कि जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा एक साझे कार्यक्रम का अभाव था। जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकी। जनता पार्टी बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 महीने में ही अपना बहुमत खो दिया। कांग्रेस पार्टी के, अंडरलाइन करना यहां पर, कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक सत्ता में रही। 1980 के जनवरी में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव हुए। इस चुनाव में जनता पार्टी बुरी तरह परास्त हुई। अंडरलाइन कर रहे हो ना, बुरी तरह से परास्त हुई। जनता पार्टी को उत्तर भारत में करारी शिकस्त मिली, जबकि 1977 के चुनाव में उत्तर भारत में इस पार्टी को जबरदस्त सफलता मिली थी। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1980 के चुनाव में एक बार फिर 1971 के चुनाव वाली कहानी दोहराते हुए भारी सफलता हासिल की। कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें मिली और वह सत्ता में आई। 1977-69 के चुनाव ने लोकतांत्रिक राजनीति का एक और सबक सिखाया। सरकार अगर अस्थिर हो और उसके भीतर कलह हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। समझ लिया भाई कि अगर आपके पास नीति नहीं है, आप जीत भी जाते हैं परिस्थितियों के कारण। मैंने आपको बता दिया, जनता पार्टी परिस्थितियों के कारण जीती थी, अपनी नीतियों के कारण नहीं जीती थी। सुन लो फिर से, जनता पार्टी जीती थी तो अपनी परिस्थितियों के कारण, आपातकाल की परिस्थितियों ने उसे ये मौका दिलाया था, लेकिन वो इस मौके को भुना नहीं पाए। मैंने तो 2 साल ज्यादा कह दिए थे, यहां तो 22 महीने में ही सरकार रफू चक्कर हो गई है। 22 महीने में 18 महीने मोरारजी देसाई के नेतृत्व में और 4 महीने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, फिर उसके बाद वो रफू चक्कर हो गई। तो आप खुद देखो इस बात को कि क्या है। अगर आपके पास नीति नहीं है, आपके पास जनता के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है, जनता आपको और आप में अंदरूनी
कलह चल रहा है, एकता नहीं है, तो जनता आपको लात मारने में समय नहीं लगाएगी। जनता आपको लात मार के बाहर कर देगी, आपको बाहर कर देगी, आपकी कोई औकात नहीं रह जाएगी। समझ में आई बात? तो ये बात बता दी हमारे देश की जनता ने कि अगर आपकी पार्टी में इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं तो आपको कोई भी नहीं जितवा सकता है, कोई भी माई का लाल। सबसे पहले आपको अपने इंटरनल कलह को खत्म करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने इंटरनल कलह नहीं खत्म करोगे तब तक आप देश को नहीं चला सकते हो। देश आप तभी चला पाओगे जब आपके इंटरनल कलह नहीं होंगे। इंटरनल कलह को खत्म करना बहुत जरूरी है। विपक्ष को, आज के भी विपक्ष के लिए यही बात सबसे ज्यादा प्रमुख है कि आपको अगर सच में भाजपा का एक सच्ची प्रतिद्वंदी बनना है तो आपको अपने इंटरनल कलह, अंदरूनी कलह को समाप्त करना पड़ेगा, अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। समझ में आई बात? यही बात यहां भी थी। आपने देख लिया कि अगर आपके अंदर वो कौशल नहीं है और आप अगर अपने नेतृत्व में अपनी पार्टी के ही सांसदों को जोड़कर नहीं रख सकते तो आपको प्रधानमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो उस काबिल हैं, और उस समय इंदिरा गांधी से ज्यादा काबिल चेहरा कोई नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी पार्टी पे अपना होल्ड बना रखा था। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का अपनी पार्टी पर पूरा होल्ड है, ना उनके विधायक उनसे टूटते हैं, ना उनके सांसद उनसे टूटते हैं, सब पर उनका तगड़ा होल्ड है। कोई इधर से उधर भितकता नहीं है, कोई भी इधर से उधर भितकता नहीं है। समझ में आई बात? तो ये होता है, यही पोजीशन इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी तो इनसे भी बड़ी नेता थी, इंदिरा गांधी इनसे भी बड़ी नेता थी। समझ में आई बात? उन्होंने उस समय के सभी नेताओं को चकर घन्नी की तरह नचाया था। समझ में आई बात? तो वो अलग दौर था, ये अलग दौर है। ये वो अलग दौर था, ये अलग दौर। इन बातों को याद रखना है आपको, और इन बातों को बहुत ही बारीकी से अपने उत्तरों में लिखना है। लिखने की कला सबसे मैटर करती है। लेखन कला ही आपको, देखो, नॉलेज होना बड़ी बात नहीं है, लिखने का तरीका आपको नंबर दिलाएगा। उसी आंसर के किसी को 10 मिलेंगे, किसी को 7 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे। लिखने का तरीका निर्भर करता है आप कैसे अपनी सूचनाओं को सही ढंग से चरणबद्ध तरीके से रखते हैं, वो बात मैटर करती है। समझ में आई बात? आगे सुनो। विरासत। लेकिन क्या 1980 के चुनाव में फिर इंदिरा गांधी की वापसी हुई थी? क्या मामला इतना भर था? 1977 और 1980 के चुनाव के बीच दलगत प्रणाली में नाटकीय बदलाव आए। 1969 के बाद से कांग्रेस का सबको समाहित करके चलने वाला स्वभाव बदलना शुरू हुआ, और 1969 से पहले तक कांग्रेस विविध विचारधारात्मक गतिमति के नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक में समेटकर चलती थी। अपने बदले हुए स्वभाव में कांग्रेस ने स्वयं को विशेष विचारधारा से जोड़ा। उसने अपने को देश की एकमात्र, उसने अपने को अंडरलाइन करना, उसने अपने को देश की एकमात्र समाजवादी और गरीबों की हितैषी पार्टी बताना शुरू किया। इस तरह 1970 के दशक के शुरुआती सालों में कांग्रेस की सफलता इस बात पर निर्भर रही कि वह गहरे सामाजिक और विचारधारात्मक विभाजन के आधार पर लोगों को अपनी तरफ कितना खींच पाती है। इसके साथ साथ यह पार्टी अब एक नेता यानी इंदिरा गांधी की लोकप्रियता पर भी निर्भर हुई। कांग्रेस की प्रकृति में आए बदलावों के मद्देनजर अन्य विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की तरफ मुड़े। विपक्ष के नेताओं को अब यह बात साफ साफ नजर आने लगी कि चुनाव में गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। इस चीज ने 1977 के चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाए। सब कुछ ठीक था, आप नेता के खिलाफ
बयान देकर चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन आप अपनी पार्टी को सस्टेन तभी कर सकते हैं, अपनी सत्ता को सस्टेन तभी कर सकते हैं जब आपके पास क्या हो, आपके पास नीतियां हो। क्या आप जीतने के बाद करोगे क्या? अरे भाई, जनता कांग्रेस से तंग थी 1977 में, इसलिए उसने आपको मौका दिया, लेकिन आप कर क्या पाए उससे? कुछ नहीं कर पाए। आप कोई बुनियादी बदलाव नहीं कर पाए। आप अपनी सरकार को ही नहीं बना पाए सही ढंग से। आप अपनी सरकार में ही स्टेबिलिटी नहीं ला पाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह थी, आप अपने अंदरूनी कलह को ही समाप्त नहीं कर पाए। और जनता सब देखती है, जनता अंधी नहीं है, जनता अंधी नहीं है, जनता सब देखती है। इसीलिए ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का पूरा ढांचा बदल गया। जहां पहले कांग्रेस एक सतरंगी छाता थी, 1969 से पहले और 1969 के बाद उसका पूरा स्वरूप बदल गया। आपने समझ लिया कि गैर कांग्रेसी वोट बिखरने नहीं चाहिए। आपने उसके लिए काम भी किया, अपनी पार्टी भी बना दी 1977 के चुनाव में, लेकिन आप फिर भी सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जीत तो सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चला सकते। सरकार चलाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉलिसीज होनी चाहिए, नीतियां होनी चाहिए, कार्यक्रम होने चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने साफ कहा, गरीबी हटाओ और 10 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किए ना, कि अगर मैं आती हूं अपने दम पर, वो भी उन्होंने अपने दम पर 1971 के चुनाव में पूरे सिंडिकेट को और पूरे विपक्ष को हराया ना। किस दम पर? अपने दम पर और अपनी नीतियों के दम पर, कि मैं आऊंगी तो मैं गरीबी हटाने के लिए काम करूंगी और मैं इन सारे कार्यक्रमों को लागू करूंगी जिससे कि जनता का कल्याण हो। पर आपने वैसा कुछ भी नहीं किया। आपके पास सिर्फ एक था कि इंदिरा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। उसके अलावा क्या था आपके पास? आपने कोई ऐसे कार्यक्रम लागू नहीं किए। तो इसीलिए जनता ने समझ लिया कि आपके पास सिर्फ इंदिरा को हटाने का मोटिव है, देश को चलाने का मोटिव नहीं है आपके पास। आपके पास देश को चलाने के लिए जो नीतियां चाहिए वो नीतियां आपके पास नहीं है। आपके पास इंटरनल कलह है या सिर्फ इंदिरा हटाओ का नारा है, इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम आपको मौका नहीं देंगे। 77 में मौका दिया, आपने 22 महीने सरकार चलाई और 22 महीने में आपने कुछ भी नहीं किया जिससे कि जनता आपसे जुड़ी रहे। आप तो पार्टी भी आपकी टूट गई। समझ में आई बात? तो ये समझने वाली बात। आगे सुनिए। अप्रत्यक्ष रूप से 1977 के बाद पिछड़े वर्ग की भलाई का मुद्दा भारतीय राजनीति पर हावी होना शुरू हुआ। हमने ऊपर गौर किया था कि 1977 के चुनाव परिणामों पर पिछड़ी जातियों के मतदान का असर पड़ा था। खासकर उत्तर भारत में लोकसभा के चुनाव के बाद 1977 में कई राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव हुए। उसमें भी उत्तर भारत के राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों के बनने में पिछड़ी जाति के नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछड़ी जातियों के नेताओं ने महत्वपूर्ण, इसी आंदोलन के यहीं से आपके लालू प्रसाद यादव, आपके मुलायम सिंह यादव और भी अन्य नेता उभरे थे। यहीं से ये पिछड़ी जातियों के नेता हैं। पिछड़ी जाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के नेता थे ये लोग। समझ में आई बात? आगे सुनो। भूमिका निभाई। बिहार में अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण के सवाल पर बहुत शोर मचा। इसके बाद केंद्र की जनता पार्टी की सरकार ने मंडल आयोग नियुक्त किया। इस आयोग और पिछड़ी जातियों की राजनीति की भूमिका के बारे में ज्यादा विस्तार से आप अंतिम अध्याय में पढ़ेंगे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव ने दलीय व्यवस्था के भीतर इस बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। समझ में आई बात? तो ये जान लीजिए कि इसके बाद से देश की राजनीति में पिछड़ी जातियों को लेकर पिछड़ी जाति के आधार पर ही उत्तर भारत में फिर पूरी राजनीति ने आगे बढ़ना प्रारंभ किया। फिर जो राजनीति हुई वो पिछड़ों के आधार पर हुई, पिछड़ों के लिए हुई, ओबीसी जातियों के लिए।
समझ में आई बात? ओबीसी, सुन लो, ओबीसी जातियों के लिए मूल तौर पर ये राजनीति हुई। समझ में आई बात? तो ये है। तो इसके बाद 1977 के बाद जो राजनीति ने स्वरूप ग्रहण किया वो पिछड़ी जातियों के आधार पर ग्रहण किया, क्योंकि पिछड़े जातियों का मानना था कि इंदिरा सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही, इंदिरा सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही। तो उन्होंने फिर जनता पार्टी का दामन थामा और जनता पार्टी ने भी उनके लिए कुछ खास परिवर्तन नहीं किया। तो फिर इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपनी खुद की पार्टी बनाई, मुलायम सिंह यादव ने अपनी खुद की पार्टी बनाई, इसीलिए बनाई जिससे कि वो अपने समुदाय की आवाज को ज्यादा अच्छे से बुलंद कर सके। समझ में आई बात? आगे सुनना, ये आखिरी चैप्टर में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के ये सुन लो, ये आपको ये निष्कर्ष है, ये चैप्टर का क्या है? निष्कर्ष। तो ये आपको आंसर लिखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, सुनना ध्यान से। आपातकाल और इसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट की अवधि के रूप में भी देख सकते हैं। संसद और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष भी आपातकाल के मूल में था। यही तो सबसे बड़ा मूल था कि सरकार कुछ भी करती थी और न्यायपालिका उस पर रोक लगा देती थी कि आप संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आगे सुनो। दूसरी तरफ यह राजनीतिक संकट का भी दौर था। सत्ताधारी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत था, फिर भी इसके नेतृत्व ने लोकतंत्र को ठप करने का फैसला किया। भारतीय संविधान के निर्माताओं को विश्वास था कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक मानकों का पालन करेंगे। उन्हें यह भी विश्वास था कि आपातकाल की स्थिति में भी सरकार अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल विधि के शासन के दायरे में रहते हुए ही करेगी। इसी उम्मीद में सरकार को आपातकाल से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत व्यापक और चहुमुखी शक्तियां दी गई। इन शक्तियों का आपातकाल के दौरान दुरुपयोग हुआ। यह राजनीतिक संकट तत्कालीन संवैधानिक संकट से कहीं ज्यादा संगीन था। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बहुत सोच समझ के चीजें प्रदान की थी, लेकिन इस सरकार ने इस समय काल में जनता पर अत्याचार किया उन्हीं विधियों का प्रयोग करके। आपातकाल की शक्ति इसलिए दी गई है जिससे कि संकट के समय देश को सही ढंग से चलाया जा सके, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन शक्तियों का दुरुपयोग किया है। इन शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जो कि कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता, जो कि कहीं से भी सही नहीं माना जा सकता, जो कि सरासर गलत है। तो गलत है तो है, इसको हम सही नहीं ठहराएंगे किसी भी कीमत पर। समझ में आई बात? इसको हम किसी भी कीमत पर सही नहीं कहेंगे। आगे सुनिए। इस दौर में एक और महत्वपूर्ण मसला संसदीय लोकतंत्र में जन आंदोलन की भूमिका और उसकी सीमा को लेकर उठा। स्पष्ट ही इस दौर में संस्था आधारित लोकतंत्र और स्वयं स्फूर्ति जन भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र में तनाव नजर आया। इस तनाव का एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि हमारी दलीय प्रणाली जनता की आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम साबित नहीं हुई। आगे के 2 अध्यायों में हम इस तनाव की कुछ अभिव्यक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। इन अध्यायों में हम विशेष रूप से जन आंदोलन और क्षेत्रीय पहचान से जुड़ी बहसों के बारे में पढ़ेंगे। जो आगे का चैप्टर है, अगला चैप्टर जो आपकी पाठ्य पुस्तक से हटा दिया गया है, वो जन आंदोलन पे ही है कि एक देश के लोकतांत्रिक चरित्र में जन आंदोलनों की क्या भूमिका होती है, क्यों जरूरी है एक लोकतांत्रिक समाज में जन आंदोलन। लेकिन आपकी सरकार ने, आपकी एनसीईआरटी ने, आपकी सीबीएसई बोर्ड ने उस चैप्टर को आपके सिलेबस से हटा दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है। आपको यही नहीं पता चलेगा कि एक देश के अगर ये छात्र आंदोलन नहीं हुए होते तो क्या इंदिरा गांधी इतना बड़ा कदम उठाती? नहीं। भाई आप खुद बताओ, सरकार की जातियों के खिलाफ जनता को बोलने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। पर आज के समय में आप देखो, उस चैप्टर को ही हटा दिया गया है।
जिससे कि आप समझ पाओ कि एक देश के चेतना को व्यक्त करते हैं जन आंदोलन। फिर भी मैं पढ़ाऊंगा उसको, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप समझ सको कि जन आंदोलनों ने इस देश में क्या क्या बदला है, क्या क्या बदला है। शराब की बिक्री को बदला है उन्होंने, पेड़ों की कटाई को बदला है उन्होंने, और बड़े बड़े डैम्स के निर्माण में नीतिगत होने वाली कमियों को सुधारने की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया है इन बड़े बड़े जन आंदोलनों ने। तो पढ़ना चाहोगे या नहीं पढ़ना चाहोगे? पढ़ो आप और आप जानो उस चीज को। चलो आज के लिए बस इतना, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।